गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अनोखी मोहब्बत और आप देख रहे हैं फना सीजन 2। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जहाँ पर जो जेकॉब रहता है वो विक्रांत को बचाने के लिए अपनी जान भी दांव पे लगा देता है और वो इतने तरीके से घायल हो जाता है क्योंकि उस पर जंगली जानवर भी अटैक कर देते हैं। और उस समय उनकी माँ आती है जो उसे प्रोटेक्ट करती है और वो माँ उसे लेकर जाती है और सही तरीके से। दूसरी तरफ जो एल्थिया रहती है वो दिव्यांशी को भी लेकर आ जाती है। जब वो लेकर आती है तो एल्थिया अपने जो माँओं के सामने बैठती है और उनके ऊपर सर झुकाते हुए बोलती है। तभी वहाँ पर दिव्यांशी के मन में एक ही सवाल आता है कि ये लोग है कौन और ये किस तरीके की है, मतलब ये झुककर उसे माँ बोल रही है पर क्या मतलब कैसे? एक वेयरवुल्फ है और एक पूरे तरीके से अलग ही प्रजाति है, ऐसे कैसे? तब वहाँ पर जो लड़की खड़ी होती है वो लेडी, जिसका नाम लूना रहता है। हाँ, ये वही लूना है, सीजन 1 वाली लूना। और वो वहाँ खड़े होके बोलती है कि हमारी मोहब्बत ने तो इतिहास लिखा था, हम तो मोहब्बत में फना हुए थे, तो मेरे बच्चे क्या इस तरीके से मोहब्बत में गेम खेलेंगे? ऐसा नहीं है। चलो मैं आपको थोड़ा सा इतिहास बताती हूँ, दिव्यांशी को बोलती है वो। और अब उसके आगे दिव्यांशी के सामने वहाँ पर जो हमारी अ, लूना खड़े होते हुए बोलती है कि जैकब हमारा बच्चा है, मतलब वो एक वेयरवुल्फ है। और अब आप ये सोच रहे होंगे कि दो लड़कियों की मोहब्बत में एक बच्चा पैदा कैसे हो सकता है? तभी दिव्यांशी बोलती है टेक्नोलॉजी बहुत सारी है, तो कहते हैं कि तुम बड़ी स्मार्ट हो। हाँ, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हमने भी किया था। मैंने अपना एग निकाल के दिया था जिसे एल्सी ने अपने पेट में रखा था, और उसमें जो स्पर्म, जिसे आप लोग कहते हैं कि मेल का इम्पोर्टेंट पार्ट, वो ऑलरेडी मेरे जो ब्रदर जैसे भाइयों हैं जिन्हें मैं मानती हूँ उन्होंने दिया था। और उसकी वजह से जैसे जैसे डेवलप हुआ तो वहाँ वो मेरा बच्चा एक वैम्पायर हुआ, इस वेयरवुल्फ पैदा हुआ। जिस तरीके से हम दोनों ने दोनों उसकी माँ रही हैं, अगर वो मेरा बच्चा है तो वो उतना ही एल्सी का बच्चा है, क्योंकि एल्सी ने ही उसे अपने पेट पे रखा था और कुछ महीनों तक उसने अपने पेट में रख के उसे बड़ा किया है, तो वो उसका बच्चा कहलाएगा, तो वो हमारा बच्चा है। तो वो कहती है ठीक है, बट एल्थिया एल्थिया का इतिहास में नाम लिखा जाएगा, क्योंकि एल्थिया उस दो महान शक्तियों की, वो दो महान लोगों की निशानी है जिन्होंने अपनी जान दे दी, जो फना हो गए मोहब्बत में। मोहब्बत में उन्होंने पूरा इतिहास लिख दिया। एल्थिया एक वैम्पायर और एक लाइकन की निशानी है। ये सुनते ही जो हमारी दिव्यांशी होती है वो अपनी चेयर से उठ जाती है और बोलती है क्या, और ये कैसे पॉसिबल है? तो कहते हैं मेरी दोस्त लूना, मेरी दोस्त एल्सी, जो एक वेयरवुल्फ थी, उसे एक मोहब्बत एल्थिया से थी, सॉरी ऐश से थी। ऐश जो उस समय एक वैम्पायर थी, उन दोनों की मोहब्बत रंग लाई। और मैंने जैसे कहा वक्त के साथ टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा हो गई तो उन्होंने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया। वो दोनों अपनी कौम से अलग हो चुके थे, क्योंकि उन्हें पता था कि वैम्पायर्स वाले कभी भी ये मोहब्बत को एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि उसने एक वैम्पायर से प्यार किया है, और वही जहाँ वेयरवुल्फ वाले ये हैंडल नहीं कर पाएंगे कि एक वो वैम्पायर से लव करती है, वैम्पायर वाले ये हैंडल नहीं कर पाएंगे कि वो एक वेयरवुल्फ से हैंडल करती है। इसलिए उन दोनों ने अपनी एक नई दुनिया बनाने के लिए वो नैनीताल चले गए थे, और नैनीताल में कुछ समय उन्होंने नैनीताल में बिताया। नैनीताल में एक उन्हें एक बहुत अच्छा एक डॉक्टर मिला जो कहीं न कहीं काफ़ी अच्छा था, और वो डॉक्टर बहुत वेल डेवलप्ड डॉक्टर था, तो उन्होंने उन दोनों की मदद करी। तो वहाँ पर जो लूना थी, जो एल्सी थी, वो प्रेग्नेंट होना चाहती थी, तो उसने प्रेग्नेंट होने के लिए वहाँ पर कुछ लोगों के मेल पार्ट के जो स्पर्म्स होते हैं उसे कलेक्ट करे और उस पे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करके देखे। किसी-किसी का तो कुछ एक्सपेरिमेंट काम भी नहीं किया। फिर बाद में उनका जो एक्सपेरिमेंट उसके मतलब जो एग होता है, जो हमारे अंदर एग रहता है, उस एग में उसने फर्टिलाइज़ किया बाहर से निकाल कर, और उस एग को जब फर्टिलाइज़ किया तो एक का स्पर्म, मतलब ह्यूमन का स्पर्म, जैसी जैसी एल्सिया लूसी के
एग में जाके फर्टिलाइज हुआ तो वो प्रेग्नेंट हुई और फिर उस एग को जो हमने डाल दिया एल्सी की बॉडी के अंदर। तो तभी वहाँ से दिव्यांशी बोलती है हाँ तो ये एक एक वेयरवुल्फ और एक ह्यूमन बीइंग का कॉम्बिनेशन होगा ना, बट इन दोनों के कॉम्बिनेशन में एक वैम्पायर का ब्लड कहाँ से आया? तो कहती है थोड़ा सा रुको तो तुम्हें भी साइंटिस्ट हो तो इतनी ज़्यादा क्यूरियोसिटी है, बता रही हूँ। उन दिनों जब वो डेवलप्ड होने लग गई और जब उसकी पेट में वो बच्चा बड़ा होने लगा, तब थोड़े टाइम के बाद जो हमारी वैम्पायर थी, मतलब जो हमारी ऐश थी, ऐश ने अपना ब्लड निकाला और उसने वो जो ब्लड था वो उसने उस जो टमी के वहाँ पर उन्होंने वो ब्लड को इजेक्ट किया, जिससे वो डायरेक्ट ब्लड जो वो वहाँ पर जिस ब्लड से सेल बनते हैं, जिस ब्लड से बच्चा डेवलप्ड होता है, उस बच्चे में ब्लड में वहाँ पर वैम्पायर्स का ब्लड भी डाल दिया था। और धीरे धीरे वो हर महीने थोड़ा थोड़ा अपना वैम्पायर्स का ब्लड वो हर बार इजेक्ट करते थे और ये अंडर द गाइडेंस ऑफ दी वो डॉक्टर्स होता था, क्योंकि वहाँ पर वो जो डॉक्टर था वो काफ़ी इंटेलिजेंट था, या फिर ये कह सकते हैं कि वो एक तरीके का एक न्यू एक्सपेरिमेंट करने वाला साइंटिस्ट ही था। उसे भी बड़ी क्यूरियोसिटी होती थी, लेकिन वो पूरे तरीके से हमारी लूसी प्लस ऐश की मदद कर रहा था और उसका दिल बहुत अच्छा डेवलप बहुत अच्छा था, मतलब वो बहुत अच्छा इंसान था जो उन लोगों को पूरे तरीके से प्रोटेक्ट करता था, मेडिकल फैसिलिटीज जो भी चाहिए रहती थी वो देता था और वही ये बोलता था कि यहाँ पर थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट हो रहा है, सही हो रहा है, तुम डालो। और जिस तरीके से अंदर ही अंदर एल्थिया एक डेवलप्ड होती गई, धीरे धीरे एल्थिया उसी के पेट में, लूसी के पेट में वो बढ़ती गई। फिर एक समय आया जब इन दोनों का बच्चा, जो एक नॉर्मल बच्चा 9 मंथ्स लेता है, तो इनका बच्चा 6 मंथ्स के अंदर ही पैदा हो चुका था। और जैसे ये पैदा हुआ, जैसे ये दुनिया में आया, तो इसने इसके जो हमारा साइंटिस्ट था, जो डॉक्टर था, उस डॉक्टर ने पूरा अपना एक्सपेरिमेंट को हाथ में होते हुए देखा और वो इतना अच्छा इंसान था कि उसने एल्थिया को ही नाम दिया। उसने बोला कि 2 लोगों के कॉम्बिनेशन से बना है, ये ऐश और लूसी से बना है, इसका नाम एल्थिया रखते हैं। और तब से उसका नाम एल्थिया है और एल्थिया को उन्होंने दिया, लेकिन उसने ये बताया कि इसकी जो पावर है वो दोनों दोनों की होगी, ना ये वैम्पायर रहेगी और ना ये एक्चुअल में वेयरवुल्फ होगी, ना ये तुम्हारी तरह पूरी तरीके से आकार बदल के एक भेड़िया बन पाएगी और ना ये पूरी तरीके से इंसान रह के बस अपने पंजों का आगे करेगी। इसकी बॉडी के स्ट्रक्चर वक्त के साथ चेंजेस होंगे, इसे किसी भी गलत हाथों में नहीं पहुंचना चाहिए। ये सब उस डॉक्टर ने बहुत अच्छे से बताया और वो डॉक्टर ने इतने अच्छे से उसका हमारा पालन पोषण किया। तो तभी फिर थोड़े टाइम के बाद वो डॉक्टर इतना इंटेलिजेंट था, पता नहीं कहाँ से इन लोगों के पीछे, मतलब जो वैम्पायर्स और लाइकन्स पहले से ही इन दोनों को ढूंढने के लिए पड़े थे। जैसे जैसे वक्त बीता उन लोगों को ये खबर पहुंच गई कि इन लोगों ने एक नई पीशीज को जन्म दे दिया है और एक ऐसी पीशीज जो पूरे लाइकन्स को खत्म कर सकती है और पूरे वैम्पायर्स को खत्म कर सकती है। ये उतनी पावरफुल प्रीशीज है, पावरफुल प्रजाति है। तो एल्थिया को लेने के लिए वहां पर पूरे वैम्पायर्स आ गए और पूरे वेयरवुल्व्स आ गए, जहाँ वैम्पायर्स और वेयरवुल्व्स की एक तरफ तरीके से नहीं बनती है, वहां पर इन दोनों ने समझौता किया, दोनों आपस में आए, दोनों ने समझौता किया, क्योंकि उन्हें ये चीज़ पता चल गई थी कि जो नायाब चीज़ पैदा हुई है उसके लिए। और वो भी चीज़ कैसे पता चल गई कि वो जो साइंटिस्ट था उसने उसने ये चीज़ अपने एक दोस्त को बताई थी और उसके दोस्त ने गलती से किसी और को बता दी और ऐसे करके वो ये ब्रॉडकास्ट की तरह ये बात पहुंच गई और वहां पर ये बात कुछ वैम्पायर्स को पता चल गई जो आम इंसानों के बीच में आम लोगों की तरह रहते हैं और वो पहुंच गई। फिर वहां से उनको जो उड़ती हुई खबर आई तो उन्होंने जाकर ये चीज शक्ति मतलब चेक किया, निश्चित
मतलब लोगों ने जाके चेक किया कि क्या ये वही चीज़ है, क्या ये लोग सच्ची में वही हैं। तो वहाँ पर उन्हें इतनी प्यारी सी बच्ची एक एक झूले में खेलते हुए दिखी, और वो बच्ची एक लाइकन के खून और वैम्पायर की मिक्स थी, जिसका एक्सपेरिमेंट उस डॉक्टर ने किया था। जैसी उनको ये बात पता चल गई तो उसने वो डॉक्टर्स के पास गए और उस डॉक्टर को पकड़ा और उसको मतलब उसे टॉर्चर किया गया, और उसे टॉर्चर करके बहुत पूछने की कोशिश करी, लेकिन वो डॉक्टर्स इतना ईमानदार था कि किया। लेकिन जब ऐश को ये बात पता चली कि उस डॉक्टर के ऊपर मुसीबत आई है, तो ऐश ने जाकर उन पूरे वैम्पायर से लड़ाई करी और बहुत कुछ किया। उसकी फैमिली को पूरा प्रोटेक्ट किया। उसकी फैमिली में एक लड़का और एक लड़की थी, और उसकी एक वाइफ थी बहुत खूबसूरत सी। नहीं नहीं, ये नहीं था। आ, एल्सी बोलती है, तुम कुछ भी मत बोलो, ना लड़का लड़की कुछ भी नहीं थे, हमें इस बारे में नहीं पता है। तो वो कहती है कि नहीं मुझे पता है, तो कहती नहीं तुम्हें नहीं पता है, तुम वहां पर घर पर गई थी तो तुम्हें बस वो फोटोज दिखी थी, वो वहां पर और भी बच्चों की फोटोज थी। वो तो एक तरीके के हम जहाँ गए थे वहां पर कजिन्स वगैरह पूरे खानदान की फोटोज थी। तो हम ये नहीं कह सकते कि उनके बच्चे थे कि नहीं, क्योंकि इस बारे में हमें कुछ भी नहीं पता, एल्सी बोल देती है। तभी लूना कहती है कि हाँ हमें नहीं पता, बट इतना पता था कि उसने ऐश ने उन दोनों को प्रोटेक्ट किया। लूसी ने भी अपने बच्चे को प्रोटेक्ट किया। लूसी जब एल्थिया को प्रोटेक्ट कर रही थी, तो ऐश ने जाके उन डॉक्टर को प्रोटेक्ट किया और उसकी वाइफ को प्रोटेक्ट किया, और उसने उसकी फैमिली को वहां से शिफ्ट करा दिया, और उसकी फैमिली वहां से पूरी तरीके से शिफ्ट हो गई थी। इतना इतना किया। फिर बाद में जाके सुनने में फिर बाद में जाकर ये जब वैम्पायर्स और पूरे वेयरवुल्व्स आ गए थे, अटैक किया, तो इन लोगों ने अपनी जान दे दी, और जान में हमने अपनी पूरी फैमिलीज खो दी, सबको खो दिया। और उस ड्यूरेशन में ये बच्चा बस मेरी गोद में थमा के वो चली गई। तो एल्थिया को मैंने ही परवरिश दी है, और एल्थिया को हमने अपने से दूर रखा और उसे एक अच्छे एजुकेशन बनाया। एल्थिया को हम ये पूरी चीज़ों जो वेयरवुल्व्स लाइकन्स की लड़ाइयों से दूर रखना चाहते थे, इसलिए हमने उसे साइंटिस्ट बनने के लिए कहा, और इसलिए साइंटिस्ट बनना चाहा, क्योंकि हम कहीं ना कहीं उस साइंटिस्ट का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं जिस साइंटिस्ट ने उसे बनाने में मदद करी। तो हमें ये लगता था कि वो साइंटिस्ट बनेगी तो देश का भला भी करेगी, और उसकी इंटेलिजेंसी लेवल एक नॉर्मल लोगों से कहीं ज़्यादा है, क्योंकि वो दो बड़े बड़े स्पीशीज़ की एक नया हाइब्रिड स्पीशीज़ बनी है वो। तो दिव्यांशी बोलती है, फिर अभी ये सब क्या चल रहा है? फिर अगर वो नॉर्मल ज़िंदगी जीना चाहती थी तो फिर ये अल्फ़ा न्यूरॉन, तो कहती कि अल्फ़ा न्यूरॉन एक ऐसी चीज़ है जिसे पाने के लिए सब वैम्पायर्स और वेयरवुल्फ पहले से लगे हैं। मेरे भी पूर्वज थे, मेरे भी डैड, मेरे ग्रैंडफादर मुझे अल्फ़ा न्यूरॉन के बारे में बताते रहते थे कि एक बहुत साल पहले जब यहाँ पर एक एस्ट्रॉइड आकर टकराया था, तो उस एस्ट्रॉइड टकराते हुए वहां से एक एक नायाब सा एलिमेंट निकला था जिसका नाम था अल्फा न्यूरॉन। वो एलिमेंट एक यहाँ की शक्ति है का नहीं है, मतलब वो अर्थ से रिलेटेड नहीं है, वो ब्रह्मांड से आया था, उसकी एक अलग ही शक्ति थी, और जो भी उस शक्ति को टच करेगा वो उस शक्ति को ग्रैब कर लेगा। जैसा आप जितनी जो भी आपकी पावर है उसे वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करता है। तो अल्फा न्यूरॉन वो चीज़ का काम करता था। तो जैसी अब इन लोगों को तब तक उस अल्फा न्यूरॉन के बारे में लेने देने का कोई मतलब नहीं था, जब तक उनको पता था कि हम वेयरवुल्व्स हैं और हम वैम्पायर्स हैं। लेकिन जब उन्हें पता चला कि उन दोनों पे भी भारी होने वाली एक स्पीसीज आ गई है जो एक एल्थिया है, और एल्थिया अब कॉम्बिनेशन है एक वैम्पायर्स और लाइकन्स का, जो दोनों प्रजाति को आराम से ख़त्म करेगी। तो उन लोगों ने ये डिसाइड किया है कि वो ये अल्फ़ा न्यूरॉन को ग्रैब करें और वो एल्थिया को ख़त्म करें। और एल्थिया को ख़त्म करने के लिए यहाँ वैम्पायर्स
और वेयरवुल्व्स लगे हुए हैं वो चीज़ पाने के लिए। तो और तुम्हारे साथ ये जो हरकतें हमारी बेटी ने करी है उसके लिए हम गुस्ताखी चाहते हैं। तभी एल्सी आके कहती है, वो अल्फा न्यूरॉन को प्रोटेक्ट करना चाहती थी, वो अल्फा न्यूरॉन को इन सब लोगों से दूर रखना चाहती थी। मेरी हमारी बेटी ये नहीं चाहती थी कि वो ना वैम्पायर्स के हाथ में लगे ना वेयरवुल्व्स के हाथ में लगे, क्योंकि यहाँ पर दो दो तरीके के वैम्पायर्स हैं। एक है दशवंत वैम्पायर्स और एक है सर्वाइवर सेवियर्स वैम्पायर्स। जो सेवियर्स वैम्पायर्स हैं उनकी बेटी है एल्थिया, मतलब उन्हीं की जात से है। और यहाँ पर दो तरीके के वेयरवुल्व्स हैं। एक का नाम है किल बिल वैम्पायर्स और एक किल बिल वेयरवुल्व्स और एक है नॉर्मल वेयरवुल्व्स। और नॉर्मल वेयरवुल्व्स जो लोगों को हार्म नहीं करते, कुछ नहीं करते, अपनी ज़िंदगी जीना चाहते हैं, जिनमें से लूसी थी और लूसी की बेटी। और उनकी आखिरी निशानी बोल सकते हैं ये है हमारी एल्थिया। पर जो किल बिल जो वेयरवुल्व्स हैं और जो दशवंत वैम्पायर्स हैं वो दोनों ये अल्फा न्यूरॉन को लेकर ख़त्म करना चाहते हैं सबको। तो इसलिए अगर ये अल्फा न्यूरॉन हमारे एल्थिया के पास आता है तो उसकी पावर्स और स्ट्रॉन्ग होगी और वो ऐसे वैम्पायर्स को ख़त्म करके यहाँ पर जो लोगों का शिकार करते, मतलब जो दशवंत वैम्पायर्स हैं इंसानों का शिकार करते हैं और जो ये किल बिल वेयरवुल्व्स हैं ये भी इंसानों का शिकार करते हैं, वो इंसानों और नॉर्मल में से सबको हटाए और ये लड़ाई झगड़े ये सबसे प्रोटेक्ट करे। हमारा सिर्फ मोटो यही था, बट इसका तरीका बहुत गलत था। इसने आपके साथ जो किया है, लेकिन सच बोलूं ये मोहब्बत आपसे बेहद करती है। इसने हमारी लीडर इसने अपनी लीडर जो स्मृति है जिसे आप जानते हो, तो वो कहती है कि हाँ जानती हूँ मैं, उसी के साथ मिलकर तो उसने मेरे साथ ये गेम खेला ना। तो कहती है कि नहीं, हाँ मतलब उसने, इन दोनों ने ही, ये लोगों ने प्लान बनाया था, जेकब मेरे बेटे ने और यहाँ पर जो बाकी लोगों ने मिलाया, इसमें हमें तो कुछ पता भी नहीं था, हम तो यहाँ थे भी नहीं, हम लोग तो न्यूयॉर्क गए थे अपनी कुछ छुट्टियाँ मनाने के लिए। तो हमें ये सारी चीज़ें पता चली और हम अभी इंडिया में आए हैं, ये सब चीज़ें हमें पता चली। तो तभी वहाँ से अल्थिया बोलती है, मुझे माफ़ कर दो मम्मा, मैं ये सब करना नहीं चाहती थी। तो वो कहती है कि अब माफ़ी से कुछ नहीं होगा, जो तुम्हें करना था वो तुमने कर दिया है। अगर तुम अपनी गलती सुधारना चाहती हो तो अल्फा न्यूरॉन को सही हाथों में जाके भेजो और इन सब चीज़ों से दूर रहो। तो वो कहती है जी मम्मा। तो जेकब थोड़ी देर में उठता है, कहता है विक्रांत, विक्रांत ठीक तो है ना? तो विक्रांत एकदम से भागते हुए आता है, बोलता है हाँ बेबी मैं ठीक हूँ। तो वो कहते हैं, तभी वो लोग कहते हैं कि चलो इनको थोड़ा अकेला छोड़ देते हैं। तो यहाँ से ये बोलकर ये लोग निकल जाते हैं। थोड़ी देर में जो स्मृति रहती है वो भी इनके पूरे एरिया में आती है। तभी स्मृति जो रहती है वो उनसे ज़्यादा, मतलब एज में बड़ी और पावरफुल जो रहती है वो हमारी लूना रहती है। तो लूना कहती है कि तुम्हें यहाँ पर अपनी बड़ी बहन के हिसाब से तुम्हें इसकी रक्षा करनी थी, इसे इसके ये सब चीज़ों पे तुम्हें नहीं साथ देना था। तो वो कहती है कि उसे अपने मॉम एंड डैड के जो भी किलर्स हैं उसे उनको मारना था, तो मैं उसका साथ कैसे नहीं देती बड़ी मम्मी, वो ऐसे बोलती है। तो कहती है कि साथ देना और गलत तरीके से साथ देने में बहुत फ़र्क होता है, ये नहीं करना था। और तुम दोनों आपस में क्यों लड़ रही हो, तुम्हें पता है ना, हम तभी लोगों से लड़ सकते हैं जब हमारी 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 ताकत एकता में है, तो तुम्हें एक होकर काम करना पड़ेगा। यहाँ पर जो स्मृति रहती है वो एकदम से दिव्यांशी को देखती है, कहती तुम यहाँ क्या कर रही हो? तो दिव्यांशी बोलती है वो बॉक्स कहाँ है अल्फा न्यूरॉन का? तो वो कहते हैं वो बॉक्स तो हमारे पास रखा हुआ है, बट उसका तो लॉक तुम्हारे पास ही है। तो कहती है वो लॉक ही रहेगा जब तुम लोगों को कुछ ज़रूरत नहीं है तुम्हें, और ये जब तक ये चीज़ खुलेगी नहीं तो इसकी एनर्जी कोई ऑब्जर्व नहीं कर पाएगा, ना वैम्पायर कर पाएगा और ना वेयरवुल्फ कर पाएंगे। और एल्थिया जब इतनी स्ट्रांग है, तब वो जब अकेले लड़ सकती है तो उसका साथ मैं दूंगी उसके मॉम एंड डैड को इंसाफ दिलाने के लिए।
क्योंकि मोहब्बत में फ़ना होना बहुत बड़ी बात है। जिन्होंने अपनी बेटी के लिए फ़ना हो गए। तभी वहाँ से जो अ, एल्थिया होती है वो देख के बोलती है, तुम मेरा साथ क्यों दोगी? कहती इंसानियत के लिए, मोहब्बत के लिए। जिन्होंने मोहब्बत पे इतिहास लिखा है, उन जैसे इंसानों की कातिलों को मार के मैं उन्हें श्रद्धांजलि देना चाहती हूँ। बट ये गलतफहमी मत रहना अल्थिया कि मैं ये तुम्हारे लिए कर रही हूँ। मुझे तुमसे प्यार नहीं है अब, तुमने बस मेरा इस्तेमाल किया है। लूना आंटी ने जो कुछ भी बताया या एल्सी आंटी ने जो कुछ भी बताया, उससे मैं तुम्हारा गुनाह खत्म नहीं करूँगी। तो वो कहती है, हाँ मुझे पता है, और ऐसे बोलती है। तभी वो लोग बोलते हैं कि अब रात बहुत हो गई है, तुम लोग यहाँ पर खाना पीना खाओ, हम लोग थोड़ा चलते हैं। तो यहाँ पर जो एल्सी रहती है वो लूना के साथ चली जाती है एक अलग रूम पर, और स्मृति भी अलग रूम पर चली जाती है बाकी, और सब मतलब वेयरवुल्व्स रहते हैं, और ये बहुत बड़ी बिल्डिंग्स रहती है जहाँ पर सब लोग रहते हैं। चले जाते हैं अपने अपने रूम में। बस किचन के वहाँ पर दो लोग ही खड़े रहते हैं। एक सामने सामने अल्थिया खड़ी रहती है, और दूसरी तरफ वहाँ पर अ, दिव्यांशी खड़ी रहती है। दिव्यांशी तो पूरे तरीके से इग्नोर कर रही थी अल्थिया को। अब अल्थिया ये तो जानती थी कि मोहब्बत में किसी को पाने के लिए जितनी मेहनत करनी पड़ती है ना, उसे 3 गुना मेहनत अब करनी पड़ती है जब आप उसका ट्रस्ट ब्रेक कर देते हो। तो उसके दिमाग में अब यही चल रहा था कि मैंने ट्रस्ट ब्रेक कर दिया है, और ट्रस्ट ब्रेक करना मतलब आधे से ज़्यादा उस इंसान को तोड़ देना। तो वो वहाँ से जाती है, किचन में जाकर कुछ नूडल्स बना के लाती है और ब्लैक कॉफ़ीज़ बना के लाती है, और उसके सामने रखती है। उसे बोलती है कि खा लूँ। तभी ये दिव्यांशी कहती है, मुझे भूख नहीं है, तुम अपना देखो। कुछ प्लानिंग है उन लोगों से लड़ने के लिए? तो कहती है बाद में लड़ेंगे, पहले तुम कुछ खा लो। तो कहती मुझे नहीं खाना है। तभी वो उसे चुपचाप एकदम से फोर्सफुली चेयर पे बिठाती है और उसके ऊपर बैठती है, और हाथ में बाउल लेके धीरे धीरे उसे खिलाने लगती है। धीरे धीरे उसको बहुत प्यार से फीड करती है, और वहाँ पर उसे थोड़ी थोड़ी देर में कॉफ़ी पिला रही रहती है, और उसकी आंखों में आंखें डाल रही रहती है। दिव्यांशी बस उसे उस तरीके से देख के चुपचाप वो खा रही रहती है, और कहीं न कहीं वो अपनी नसें इधर-उधर इग्नोर कर रही रहती है। ये देखकर कि अब उसे ये मोहब्बत के चक्कर में पड़ना ही नहीं है। वो एक बार अपना दिल तोड़ चुकी है, अब नहीं होगा। और वो इस तरीके से इधर-उधर अवॉइड कर रही रहती है। लेकिन एल्थिया भी बहुत ज़्यादा ज़िद्दी रहती है। वो उसके चेहरे को अपने पास लाती है और उसके बालों में हाथ डालती है, और उससे बोलती है, देखो मैंने जो किया वो गलत था, पर क्या मुझे इतनी भी इजाज़त नहीं मिलेगी कि मैं अपनी गलती सुधार सकूं? तभी दिव्यांशी कहती है, मेरे सामने गलती सुधारने का मैं मौका नहीं देती हूँ। तुम्हें सोच समझ के करना चाहिए था कि तुम किसके सामने हो। तो वह कहती है, उफ ये गुस्सा, हाय कातिलाना है तुम्हारा। एल्थिया बोलती है, और जब तुम गुस्सा होती है ना, तुम्हारे गाल कितने लाल होते हैं, तुम्हारी नोज लाल होती है, और होठ तो काफ़ी ज़्यादा लाल होते हैं। ये बोलते हुए वो थंब से उसके होठों पे टच कर रही रहती। तभी वो बोलती है, हरकतें ना करो, मुझे जाने दो। तभी वो कहती है, ओके, और ऐसे कह के वो उठ जाती है। जो दिव्यांशी रहती है वो चुपचाप उठ के बालकनी में खड़ी हो जाती है, और उसे काफ़ी ज़्यादा ठंड लग रही रहती है, और उसकी आंखों में से हल्के-हल्के आंसू भी गिर रहे थे। थोड़ी देर में वहाँ से जो एल्थिया होती है वो एक ब्लैंकेट मतलब हाँ मतलब शॉल टाइप का लेकर आती है, और आके उसके पूरे उसके वहाँ पर शोल्डर पे लगा रखती है, और कहती है, ठंड बहुत है और तुम अभी अभी अपनी चोटों से उठी हो, ऐसे यहाँ खड़े मत रहो वरना और ज़्यादा होगी। तो कहती है, तुम दूर रहो मुझसे। दिव्यांशी कहती है। तब वो कहती है कि नहीं, मुझे दूर नहीं रहना है। थोड़ी देर के बाद वो जो रहती है उसे बोलकर अपने रूम पर चली जाती है। मतलब एक खाली रूम रहता है, वहाँ पे बेड रहता है, वो वहाँ पर जाकर सो जाती है और सो रही रहती है। जो एल्थिया रहती है वो अंदर रूम की तरफ आती है। तभी दिव्यांशी कहती है, तुम्हारे पास और कोई रूम नहीं है क्या? तुम्हें यहीं पर रहना है? तो कहती है, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें परेशान नहीं करूँगी, मैं बस यहाँ बैठी हुई हूँ, कोई प्रॉब्लम है क्या? तो कहती है, मत बैठो, मुझे मुझे पसंद नहीं है। तो कहती है, अरे इतना ज़्यादा गुस्सा भी अच्छा नहीं होता, बैठो तुम यहाँ पर। और वह ऐसी बैठी थी, और जो दिव्यांशी रहती है
वो आँख उसको उसको मेडिसिन्स वगैरह का भी कुछ नशा रहता है तो वो सो जाती है, लेकिन उसकी बॉडी बहुत शिवर कर रही रहती है। और जैसे मतलब जब शाम का टाइम होता है तो उसकी बॉडी थोड़ी ठंडी होती है तो वो और ठंडी हो रही रहती है। मतलब क्या होने लगता है कि वो पूरे तरीके से फ्रीज़ होने लगती है। ये पहले जैसा होना था याद है, जब वो वाटर मतलब स्विमिंग पूल में गिरती है तब भी वो ऐसी फ्रीज़ होने लग गई थी, वैसे वो अभी भी फ्रीज़ होने लग जाती है। एल्थिया जैसे ये देखती है वो बिना कुछ टाइम बर्बाद करे एकदम से अपने बॉडी से सारे क्लॉथ्स रिमूव करती है। और वो उसके अंदर तो वेयरवुल्फ का खून भी रहता है और वेयरवुल्फ का खून बहुत ज़्यादा गर्म होता है। और हाँ, उसमें वेयरवुल्फ का खून ज़्यादा रहता है क्योंकि उसे उसे जो जन्म देने वाली लूसी थी और पेट में लूसी ने रखा था, तो इसलिए उसके अंदर जो वो वाले वेयरवुल्फ का खून, वेयरवुल्फ के जो कंपोनेंट्स ज़्यादा रहते हैं, तो उसकी बॉडी एकदम से गर्म होती है। और जैसे ही वो अपनी बॉडी को गर्म करती है अपने क्लॉथ्स रिमूव करके, वो एकदम से दिव्यांशी को अपने हग करती है और उसे बहुत टाइटली हग करके अपने ऊपर लेकर आती है। उसे पूरे तरीके से टाइटली हग कर ही रहती है। थोड़ी थोड़ी देर में वो थोड़ी ठंडी हो रही रहती है, लेकिन फिर भी वो ठंडी नहीं हो मतलब वो फिर भी गर्म नहीं हो पा रही रहती है। एल्थिया यहाँ पे अपना पूरा फोकस लगा देती है, पूरा फोकस लगाती है। अब उसके पास कोई ऑप्शन नहीं दिखता है, तो वो उसके माउथ के अंदर जो गर्म हवा होती है वो ब्रीदिंग डालने के लिए उसे माउथ टू माउथ देना स्टार्ट कर देती है। जैसे जैसे वो माउथ टू माउथ उसे ब्रीदिंग देना स्टार्ट करती है, जो उसकी बॉडी थोड़ी सी नॉर्मल होने लगती है। और जो अनकॉन्शियस माइंड पे हमारी दिव्यांशी चली गई थी अब वो होश में आने लगती है। और उसे जैसे ही पता चलता है कि कोई उसके ऊपर है और वो एकदम से होती है और वो एकदम से धक्का देती है, बोलती तुम बस मेरा फ़ायदा उठाना जानती हो ना। तो वो कहती है मैं फ़ायदा नहीं उठा रही थी, तुम्हारी बॉडी देखो, तुम पूरी ठंडी हो। तो पूरी ठंडी हो चुकी है तुम्हारी बॉडी, अगर मैं तुम्हें हीट नहीं देती तो तुम मर जाती। तुम्हारी बॉडी के टेम्परेचर से तुम मर जाती अगर मैं तुम्हें नहीं बचाती तो। और मैं तुमसे प्यार करती हूँ, मैं तुम्हारा फ़ायदा नहीं उठा सकती हूँ, मैं तुम्हें मारना भी नहीं चाहती हूँ। तुम्हें समझ में आया? ऐसे बोलती है। तो वो उतनी देर में अपनी बॉडी की तरफ देखती है तो उसे पता चलता है कि हाँ, उसके अभी भी पैर उतने ही ठंडे हैं जैसे कि वो ये पूरे एटमॉस्फेयर को फ्रीज़ कर देगी। और ये देखते हुए वो ऐसे बोलती है। फिर वो थोड़ी देर में जब एल्थिया उससे दूर होती है तो उसकी ठंड बढ़ रही रहती है और बढ़ते हुए उसकी बॉडी में फिर से वो ठंडी हो रही थी और अब तो दिव्यांशी अपनी बॉडी में वो ठंड का लेवल महसूस कर रही थी। तो तभी फिर से एल्थिया उसके ऊपर आती है, उसे अपने करीब रखती है, फिर कंबल लपेटती है और दोनों एक दूसरे को अपने करीब होते हैं। और वो थोड़ी थोड़ी देर में उसके माउथ टू माउथ दिए जा रही थी। जैसे जैसे माउथ टू माउथ देते देते वो थोड़ा सा नॉर्मल होती है, तब एल्थिया से रहा नहीं जाता है और एल्थिया उसे लिप किस करने लग जाती है। दिव्यांशी भी उसके उसके इतने प्यारे एटमॉस्फेयर उसे प्रोटेक्ट करने के चक्कर में उसे रहा नहीं जाता है और वो भी उसके किस को रिस्पॉन्स करती है और उन दोनों के बीच में काफ़ी डीप किसिंग होने लग जाती है। डीप किसिंग के साथ साथ उनकी बॉडी एक दूसरे की बॉडी को टच कर रही थी और वो दोनों काफ़ी एक दूसरे के साथ हवा भी पास ना हो इतने इन बहुत ज़्यादा क्लोज थे और वो अपनी पूरी बॉडी की हीट उसकी बॉडी पे डाल ही रही रहती है। तो अब फ्रेंड्स देखते हैं आगे क्या होता है। क्या एल्थिया अपने प्यार से दिव्यांशी को मना देगी या दिव्यांशी का गुस्सा अभी भी शांत नहीं होगा? और ये दोनों मिलके क्या किल बिल वैम्पायर्स को किल बिल वेयरवुल्व्स को मार पाएंगे और दुश्मन वैम्पायर्स को? ये सब जानेंगे हम आगे कुछ एपिसोड्स में। तब तक के लिए बने रहिए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। इफ यू लाइक माय स्टोरी, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।